Hello students, welcome to Perfect PT and IELTS classes. So today we are discussing about how to write IELTS writing task 1 for 9 bands. And today we are discussing about the bar graph of IELTS writing task 1. So हम टास्क 1 को सिंपली कैसे लिख सकते हैं आज मैं आपको वो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. एंड यस, टास्क 1 हमारा मांगता है क्या? वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस नॉट बेसिस ऑन आवर ऑन नॉलेज. ये सिर्फ टोटली बेस्ड होता है जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में और इमेज में हमारी, उसी के बेस पे हमें टास्क 1 का रिस्पॉन्ड करना होता है. ठीक है. सो इट्स नॉट रिक्वायर लाइक सिंपल लैंग्वेज. जहां पे हमें कंपैरिजन करने हैं वहां पे हमें कंपैरिजन करने चाहिए. और यस, द अनदर थिंग इज, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सारे फीचर्स इसमें मेंशन करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू इलेबोरेट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द टास्क. ठीक है. कभी भी ये चीज मत करना क्योंकि इसकी एक इसको हमें एक प्रॉपर लेंथ में लिखना होता है. तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं, उन्हीं को मेंशन करने की कोशिश करते हैं. अगर डेटा बहुत कम दिया हुआ है तो यस, उस केस में हम सारा डेटा लिखने की कोशिश करेंगे. बट अगर डेटा हमारा बहुत ही लेंदी दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स हम इसको प्रिसाइज तौर पर लिखेंगे. बहुत ही हाईलाइटिंग फीचर्स जहां पे सिर्फ कंपैरिजन की जरूरत है हम वहां पे कंपैरिजन देंगे. इट्स टोटली नॉट रिक्वायर अ फैंसी वर्ड्स और ऑन लाइक नॉलेज कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें. टोटली जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे हमें टास्क 1 अपना अकम्प्लिश करना है गाइस. ठीक है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ जॉब्स टूरिस्ट रिक्वायर इंडस्ट्रीज इन वन सिटी बिटवीन 1989 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features. देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या दिया हुआ है? मेन फीचर्स, यानी कि इसके मेन फीचर्स को ही हमें इसमें मेंशन करना है. ये भी एक अच्छे राइटर की पहचान होती है कि वो कैसे इतनी बड़ी इतनी सारी डेटा वाली इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिसाइजली लिख रहा है. इंपॉर्टेंट फीचर्स वो कैसे इसमें लेके आ रहा है. राइट. तो अभी टास्क की अगर हम बात करें तो टास्क हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज बता रहा है जो डिफरेंट सेक्टर्स में निकली हुई है इन वन सिटी, यूके की एक पर्टिकुलर सिटी में बिटवीन 1989 एंड 2009 में. ठीक है. सिंपल है. टास्क समझ आ गया. सबसे पहले हमें टास्क को देखना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना एकदम से टास्क मिलते एकदम उसको लिखने पे एकदम टूट पड़ते हैं. राइट. बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के कि टास्क में कैलिब्रेशन कैसा है. सडन फिर हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कैलिब्रेशन कुछ और है ना, नंबर्स में है या परसेंटेज में है. सबसे पहले टास्क की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है कि टास्क हमें बोल क्या रहा है. और इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज ईच एंड टू चेंज द सिनोनिम. ठीक है. टू चेंज द वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड को बिल्कुल भी चेंज करना जरूरी नहीं है. उस स्टेटमेंट का मीनिंग सेम होना चाहिए. आप पैराफ्रेज उसको किसी भी वे में कर सकते हो. पैसिव फॉर्म में कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में कर सकते हो. ठीक है. एक चीज ये हो गई. और दूसरी चीज ना, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि टास्क 1 को भी लिखने में और टास्क 2 को भी लिखने में. क्या लिखने में? कि क्वेश्चन को रीफ्रेज करने में वो बहुत टाइम लगाते हैं. हर एक वर्ड का हमें आदत होती है कि हम सोचते हैं कि हर एक वर्ड का सिनोनिम यूज करने से हमें ज्यादा बैंड मिल जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप समटाइम्स ज्यादातर अगर आपको नहीं एग्जैक्ट सिनोनिम अगर आपको पता है तो आप यूज कर सकते हो. बट अगर आपको सिनोनिम ज्यादा नहीं पता है तो आप बिना टाइम वेस्ट करे अपनी टास्क की स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश करके ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. जो छोटे छोटे चेंजेस है आई विल टेल यू कि कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करके अपने टास्क के क्वेश्चन को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं. So this is a kind of vertical bar graph, not a horizontal bar graph. Horizontal bar graph is like something like ऐसा. Yes, कुछ सही से नहीं बना. This is a horizontal bar graph. ठीक है. तो this is a kind of vertical bar graph. ये simple है understood करना. So let's move towards the introduction part. The bar graph illustrates the information about. ठीक है. अब मुझे दिखाई दे रहा है कि बार ग्राफ है. अगर यहाँ पे पाई चार्ट होता तो पाई चार्ट illustrates. अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब क्या जाती है? प्लूरल. ये सिंपल सा रूल है, बिना ग्रामर में उलझाए सिंपल सी चीज याद रखो कि अगर हमारा यहाँ पे एस नहीं है इस चीज में, यानी कि बार ग्राफ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होता? बार ग्राफ्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता? दो दो एस तो नहीं आएंगे ना. यहाँ पे क्या आ जाता? सिंगल, बिना एस के लिखा जाता, बिना एस के वर्ब आती. ठीक है. तो सिंपल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ एक ही है तो हम क्या लिखेंगे? द बार ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द
illustrates the information, है ना, सिंपल है। देखो कोई भी टास्क ना हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप टास्क 1 बहुत ज्यादा लाइक लेंदी लिख देते हो तो आपको क्या करना सही रहेगा, जैसे यहाँ पे कैलिब्रेशन है हमारा नंबर्स में, अगर यहाँ पे कैलिब्रेशन किस में होता हमारा परसेंटेज में, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते थे इंफॉर्मेशन की जगह, द बार ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टूरिस्ट कंपनीज, यानी कि प्रपोर्शन हम सिंपली लिख देते, फिर हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी कि भाई डेटा किस में कैलिब्रेट किया गया है। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना, ये हमें उस केस में लिखने की जरूरत है कि हमने भाई यहाँ पे सिंपल हमारे नंबर दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया इंफॉर्मेशन, यानी कि द चार्ट शोज द नंबर का मैंने क्या कर दिया, द बार ग्राफ इलुस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स, यानी कि जॉब्स टूरिस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जो जॉब निकली हुई है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अबाउट द मैंने लिख दिया इसको एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार निकला हुआ है किसमें, इन टूरिस्ट कंपनीज में डिफरेंट टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को मैंने क्या कर दिया, कंपनीज, ठीक है। टूरिज्म कंपनीज में ये क्या निकली हुई है, जॉब्स निकली हुई है, ठीक है। फिर आते हैं आगे, इन वन यूके सिटी बिटवीन 1989 एंड 2009, ठीक है। फिर मैंने इसका कर दिया इन अ सिटी ऑफ यूके, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, यस मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूके सिटी की बात हो रही है, तो नीचे भी मैंने लिखा है इन अ सिटी ऑफ यूके, अ जो है वो हमारा सिंगुलर का काम कर रहा है यहाँ पे, इन अ पर्टिकुलर, यानी कि एक पर्टिकुलर विशेष सिटी की बात कर रहा है यूके की, फ्रॉम। अब ये फ्रॉम और बिटवीन ना हमारा कन्वर्सली चलता रहता है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमारे दिया गया है बिटवीन, ठीक है, हमने नीचे क्या करना है, फ्रॉम, ठीक है। अगर हमारा फ्रॉम होता ऊपर यहाँ पे, तो हम नीचे क्या कर देते, बिटवीन, सिंपल, ठीक है। यानी कि फ्रॉम के साथ बस ये ध्यान रखना है, फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, जैसे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है कि बिटवीन 1989 एंड 2009, और आंसर में हमने अपने रिस्पॉन्ड में क्या लिखा है, फ्रॉम 1989 टू 2009, सिंपल। यूनिट्स आर मेजर्ड इन नंबर्स, यानी कि जो ये यूनिट्स हैं, जो ये दी गई है साइड में वाई एक्सिस पे 0, 200, 400, 600, ये किस में मेजर्ड की गई है, हमारी नंबर्स में, ठीक है। अगर ये हमारा लाइक परसेंटेज में डेटा होता तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इनटू परसेंटेज, या सिंपली यूनिट्स आर गिवन इन परसेंटेज, सिंपल, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओवरऑल पार्ट। सो ओवरऑल में हमें सिर्फ हाईलाइटिंग फीचर, यानी कि जो मोस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, आई कैची फीचर्स हमें लिखने होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने इसको टास्क को देखा, मुझे सिंपली क्या हाईलाइट कर रहा है कि ये चीज इसमें हाईलाइट कर रही है, जैसे कि ये मुझे दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा है, राइट, यानी कि कौन सा है, ब्लू वाला रेस्टोरेंट वाला डेटा है ये, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली उसी वे में लिखूंगी, ओवरऑल इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द ग्राफ दैट द ओवरऑल इट इज, ये आप किसी भी तरीके से दे सकते हो इसको, मैंने लिखा है ओवरऑल इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द ग्राफ इज, यानी कि ये एक्सियोमेटिक है, ये बिल्कुल साफ है ग्राफ से, क्या, ठीक है। आगे मैं इसको ऐसे भी दे सकती थी, ओवरऑल इट इज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द ग्राफ इज, या फिर आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, मैं इसको किसी भी वे से दे सकती हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो टेम्पलेट्स यूज करते हैं, गाइस ट्रस्ट मी, टेम्पलेट्स यूज करने से बिल्कुल भी आपके बैंड्स इंक्रीज नहीं होते हैं, राइट। क्यों, एग्जामिनर ना तो उसमें आपका बैंड डिडक्ट करेगा, ना ही उसको देखते हुए आपको वो मार्क्स देगा एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि उसको ऑब्वियसली पता चल जाएगा ये क्रैमिंग है, ये रटे रटाए वर्ड्स हैं, और रटे रटाए वर्ड्स के आइल्स में कोई भी बैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करिए, शुरुआत में आप गलत लिखोगे, बट विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट चीजें आपको लगता है कि आप सही लिख रहे हो, लेकिन आपने टास्क 1 में या टास्क 2 में करते हैं स्पेसिफिकली बच्चे टेम्पलेट्स यूज, अगर उसने बहुत फैंसी वर्ड्स लिखे हुए हैं लाइन 1 लाइन 2 में, है ना, और बीच में उसने अपनी ही मतलब अपनी अपनी खुद की राइटिंग में अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, ठीक है, उसने खराब इंग्लिश लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को पता चल जाने वाला है कि यस बच्चे ने जो है वो क्रैमिंग की है, बच्चे ने सब कुछ रटे रटाए वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये उसकी खुद की लैंग्वेज नहीं है, तो वो उस पार्ट्स के आपके डेफिनेटली बैंड डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन देगा भी नहीं, तो वो पार्ट उसके लिए बिल्कुल अवॉइडेबल होगा, वो बिल्कुल उसको मतलब कंसीडर नहीं करेगा आपको बैंड्स देते हुए, ठीक है। सो कोशिश करिए बिना टेम्पलेट्स यूज करे आप पर्टिकुलर अपने ही वर्ड्स में टास्क 1 और टास्क 2 को रिस्पॉन्ड करें अच्छे से, ठीक है।
यस शुरुआत में कुछ बच्चों की नहीं होती है इतनी कंपैटिबल इंग्लिश, ठीक है, शुरुआत में कॉम्प्लिकेशंस आती है लिखने में, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे वैसे वैसे आप कर सकते हो। उन बच्चों को मैं टेम्पलेट यूज करना स्पेसिफिकली सही समझती हूँ जिन बच्चों की ऑब्वियसली इंग्लिश बहुत अच्छी है। शुरुआत में तो टेम्पलेट यूज करके आपने बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज दी हुई है, ठीक है, और बीच में आप अपनी अपनी लैंग्वेज आपकी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज आपकी खुद की जो रिटन स्किल्स है वो अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिटन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैच कर रही है आपके टेम्पलेट से, तो आप मतलब 1% को गो हेड कर सकते हो। बट अगर आपकी खुद की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप टेम्पलेट्स को यूज करोगे ही क्यों, राइट? अगर जिनको 7 बैंड्स का डिजायरेबल स्कोर चाहिए तो ऑब्वियसली डेफिनेटली उनको टेम्पलेट्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल क्रैम किए हुए लगते हैं। आज हम बात करें टास्क 1 की, सॉरी। सो इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द ग्राफ दैट द आइडेंटिकल नंबर ऑफ जॉब्स, आइडेंटिकल नंबर यानी कि बिल्कुल सिमिलर नंबर जो जॉब्स का है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है किसमें, एक सेकेंड ये कलर ले लेते हैं। यस, आइडेंटिकल, द आइडेंटिकल नंबर ऑफ जॉब्स वाज रिलेटेड टू होटल इन द इनिशियल ईयर एंड लास्ट ईयर। आइडेंटिकल नंबर ऑफ जॉब्स जो है होटल में दिख रहा है मुझे, यानी कि सिमिलर सा नंबर दिख रहा है मुझे होटल इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में। अब होटल पे आ जाते हैं, रेड वाला जो है हमारा वो होटल है, मुझे आई थिंक दूसरा कलर ले लेना चाहिए। यस, ये वाला होटल कह रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला दिख रहा है आपको। फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में होटल जो है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दैट द आइडेंटिकल नंबर ऑफ जॉब्स वाज रिलेटेड टू होटल इन द इनिशियल ईयर एंड लास्ट ईयर रिस्पेक्टिवली। क्योंकि हम इसमें लाइक ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, हम न्यूमेरिक फॉर्म में ओवरऑल अपना नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देती यहाँ पे होटल इन ईयर 1989 एंड 2009 तो ये बिल्कुल रॉन्ग होता क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यूज यूज नहीं करते हैं ओवरऑल लिखते हुए। तो हमें सिंपली इन द फर्स्ट ईयर हम इसको लिख सकते थे, लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, फॉर्मर ईयर, लेटर ईयर और इनिशियल ईयर एंड द लास्ट ईयर रिस्पेक्टिवली। मैंने इस तरीके से इसको दिया है, ठीक है। तो आइडेंटिकल फीचर मैंने दे दिया यहाँ पे, एक आइडेंटिकल नंबर ऑफ जॉब्स वाज रिलेटेड टू होटल इन द इनिशियल एंड लास्ट ईयर रिस्पेक्टिवली, सिंपल, ठीक है। एंड यस, फिर मैंने लगाया यहाँ पे कनेक्टर जो है हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स वाज रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, ठीक है। ज्यादातर जॉब्स हमारी फूड इंडस्ट्री यानी कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ज्यादातर जॉब्स, यानी कि ये देखिए सभी में ज्यादातर क्या जा रहा है, सभी में जो ब्लू वाला है ये हाईलाइटेड है हमारा, मतलब इंक्रीज दिख रहा है हमें, सबसे हाई दिख रहा है, एक्सपेक्ट दिस, ठीक है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स यानी कि मेजॉरिटी ज्यादातर है ना, सभी नहीं ज्यादातर, मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर, ठीक है। यानी कि 99% जो है वो किससे रिलेट करती हैं जॉब सबसे ज्यादा, होटल ये सॉरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, ठीक है, जो है हमारा ये वाला मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री यानी कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अब ओवरऑल में ना आप कुछ भी मत करिए, अगर बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं ना तो वो मैक्सिमम और मिनिमम में ही ओवरऑल अकम्प्लिश कर सकते हैं अपना, ठीक है। एक लाइक आइडेंटिकल फीचर या इंटरेस्टिंग फीचर आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कुछ आपको बहुत ही स्ट्राइक कर रहा है, दो सिमिलर चीज आपने दे दी है ना, दो सिमिलर सी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू ना यूज करते हुए हमें इसको स्मार्टली देना है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ठीक है। एक में मैंने आइडेंटिकल फीचर दे दिया और एक बार मैंने ये बोल दिया कि ज्यादातर जॉब्स जो है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैंने क्या दिया है, द लीस्ट नंबर ऑफ जॉब्स, the least number of jobs was witnessed in travel and tourism industry। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म कौन सी है, ये येलो वाली, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडस्ट्रीज येलो वन, एंड ये सभी में सबसे कम है, देखो इसमें भी मिनिमम, इसमें भी मिनिमम, इसमें भी मिनिमम, एक्सपेक्ट दिस, ठीक है, एक्सपेक्ट दिस इसमें भी। तो मैंने क्या लिखा है, द लीस्ट नंबर ऑफ जॉब्स की ज्यादातर जो सबसे कम जॉब्स है वो किसमें विटनेस्ड की गई है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में। अब मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकती थी, थ्रू आउट द होल गिवन पीरियड, या थ्रू आउट द पीरियड भी लिख सकती थी मैं इसको, है ना, या फिर इन द ऑल ईयर्स इन द गिवन पीरियड ये भी लिख सकती थी, पर मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक जो है वो मेजोरिटी तो है
ज्यादातर तो जॉब्स इससे रिलेट करती हैं, या मतलब ज्यादातर जॉब्स इस सबसे कम जॉब्स इस इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। बट मैंने क्यों नहीं दिया इन द गिवन पीरियड, क्योंकि एक ईयर हमारा ऐसा है जिसमें थोड़े से अप डाउन हम स्लाइटली डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि इसमें नहीं करती है, इसमें रेड वाली होटल इंडस्ट्री ज्यादा है ना, तो इसलिए मैंने इन द गिवन पीरियड इसमें देना ठीक नहीं समझा, दैट्स वाई। ठीक है, तो सिंपली मैंने अपना ओवरऑल कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम में भी आप इसको दे सकते हो, जैसे कि इट इज एक्सियोमेटिक फ्रॉम द ग्राफ दैट द मैक्सिमम जॉब्स वाज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री व्हाइल, या फिर एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, सिंपली ये कर सकते थे। ठीक है, फिर दूसरा फीचर आप इसमें कोई ऐड कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते थे, मैक्सिमम भी दे दिया साथ में व्हाइल करके, व्हाइल द मिनिमम जॉब्स वाज रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सिंपल। ठीक है, फिर लेट्स मूव टुवर्ड्स द BP1 टू बिगिन विद, या फिर आप लिख सकते हो टू कमेंस विद, क्या लिख सकते हो, टू कमेंस विद। ठीक है, टू बिगिन विद या टू कमेंस विद, या फिर आप लिख सकते हो इसको इट इज क्रिस्टल, ओ दो दो चीजें नहीं यूज करनी है, ये गलत यूज हो गया यहाँ पे, दैट द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज टू बिगिन विद, आप इसको लिख सकते हो इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, वेट, it can be clearly seen that the number of job opportunities in restaurant, तो सिंपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, it can be clearly seen that the number of job opportunities in restaurant, ठीक है, ये बिल्कुल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेस्टोरेंट फील्ड, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो रेस्टोरेंट फील्ड में है, ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, ब्लू 1 के बारे में बात हो रही है अभी, एंड ट्रैवल टूअर्स, एंड ट्रैवल टूअर्स यानी कि ट्रैवल, यानी कि ब्लू और येलो 1 को हम देख रहे हैं अभी, वॉज अबाउट 1989 की डेटा की बात हो रही है, यानी कि इस ईयर की बात हो रही है, एंड ब्लू 1, ठीक है, एंड येलो 1, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है, वॉज अबाउट 1000, सो ये कितना है, वॉज अबाउट। अब ये जो डेटा है एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है ना, देखो 1000 से कुछ ऊपर जा रहा है, 1000 से कुछ ऊपर है, तो मैंने क्या दिया, वॉज अबाउट, अबाउट का लाइक के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि नियरली, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, ठीक है, क्लोज टू, या फिर आप लिख सकते हो अबव, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, was above 1800 in 1989, क्योंकि ये एक ही ईयर में दिए हुए हैं दोनों डेटा, तो मैंने किस तरीके से दिया हुआ है, अबाउट 1000 and 8000 in 1989 इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते थे रेस्पेक्टिवली, मैंने ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर। आप इसको क्या लिख सकते थे, 1989 सिक्वेंशियली भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंगली लिख सकते थे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंसली, आप इस तरीके से इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। वॉज अबाउट, क्योंकि मेरा डेटा जो है ये बता रहा है कि वो ऑर्डर में है, देखो मैंने क्या दिया है पहले, रेस्टोरेंट एंड ट्रैवल टूअर्स, ठीक है, तो मुझे किस तरीके से डेटा अपना आगे कैसे देना होगा, वॉज अबाउट जो 1000 है ना, मैं इसका नहीं लिख सकती हूँ ट्रैवल एंड टूअर्स का, मुझे अपना डेटा सीक्वेंस में ही देना होगा, जैसे मैंने सीक्वेंस में दोनों चीजें लिखी हुई है ना, रेस्टोरेंट और ट्रैवल टूअर्स, तो इसी तरीके से मुझे अपना डेटा मेंशन करना होगा आगे। ठीक है, ये गलती कभी मत करना कि इन रेस्टोरेंट एंड ट्रैवल टूअर्स लिख के आपने पहले ट्रैवल टूअर्स का 800 वाला डेटा दे दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो आपने यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना पहले, उसी में आपको न्यूमेरिक फॉर्म में उसी का रिस्पॉन्ड करना है, जैसे कि रेस्टोरेंट का डेटा मैं दूंगी पहले, कितना है ये, अबाउ 1000 है, ये मैंने लिख दिया, एंड 800 किसका है, एंड 800 इन 1989 इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर, यानी कि रिस्पेक्टिव ऑर्डर लिखने का मेरा क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि जो मेरा डेटा है वो अकॉर्डिंग टू वर्ड मेरा डेटा सीक्वेंस फॉर्म में है, यानी कि पहले मैंने रेस्टोरेंट का डेटा लिखा है, उसके बाद मैंने ट्रैवल एंड टूअर्स का डेटा दिया है, राइट।
फिर आते हैं हम द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज, सबसे ज्यादा वैकेंसीज कौन से ईयर में, 1994 में। ये ईयर आप पहले भी लिख सकते हो, इन 1994 द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज वाज ऑब्जर्व्ड इन होटल सेक्टर इन द ईयर। फिर इसमें इन द ईयर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ईयर जो है आप बिगिन में भी लिख सकते हो, इन 1994, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने लास्ट में लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज, ज्यादातर वैकेंसीज किसमें है भाई, 1994 की बात हो रही है, इस ईयर की बात हो रही है पर्टिकुलरली। ये किसमें है, वो ऑब्जर्व्ड इन होटल सेक्टर, सबसे ज्यादा जॉब किसमें है यहाँ पे, इस ईयर में होटल सेक्टर में दिखाई दे रही है ना, रेड वाला सबसे ऊपर है, वाज ऑब्जर्व्ड इन होटल सेक्टर इन द ईयर 1994, जो कि है कितना। आप ब्रैकेट में भी अपने डेटा को दे सकते हो, जैसे आप बार बार यूज नहीं करना चाहते हो डेटा देने के लिए, विच वॉज, दैट वॉज, है ना, तो आप ब्रैकेट भी पूरे टास्क वन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एक दो बार आप यूज कर सकते हो ब्रैकेट, ठीक है। सो विच वॉज, अब मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, विच वॉज, क्योंकि देखो होटल सेक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना यूज किया है फॉलोड बाई का, विच वॉज फॉलोड बाई, जो कि फॉलोड बाई है किससे, बाई रेस्टोरेंट विद नियरली, जो कि रेस्टोरेंट के द्वारा फॉलो किया गया है। फॉलोड बाई में सी आपको ना उससे लाइक उससे कम वैल्यू देनी है, जैसे 1400 मैंने दे दिया, यहाँ पे आप 1500 का डेटा नहीं दे सकते थे। फॉलोड बाई का मतलब होता है पैरेलली, कि भाई इसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, जो फॉलो, हम बोलते हैं ना कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, यानी कि ही इज इमिटेटिंग मी, यानी कि लगभग मेरे जैसा है, ठीक है। तो इसको हमने किस तरीके से दिया है, विच वॉज फॉलोड बाई, रेस्टोरेंट के द्वारा जो फॉलो किया गया है विद नियरली 1300, यानी कि 1400 से थोड़ा कम कौन सा है, सी ये वाला ब्लू वन वाला। तो यानी कि हम इसको कैसे देंगे, रेस्टोरेंट के थोड़े बाद वाला है ब्लू वाला, तो हमने क्या दे दिया इसको, यानी कि इसने इसको फॉलो किया, ब्लू वन ने रेड वन को फॉलो किया, यानी कि हमने कैसे दे दिया, होटल इंडस्ट्री इन द ईयर 1994 1400 विच वाज फॉलोड बाय, जो रेस्टोरेंट के द्वारा फॉलो किया गया विद नियरली 1300 इन द सेम ईयर, यानी कि बार बार मुझे ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर दे दिया भाई 1994, तो नीचे भी कॉमन सेंस है, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी इन द सेम ईयर, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द पीपी 2। मूविंग फर्दर देयर वॉज ओनली, आगे बढ़ते हुए चले, कुछ भी कनेक्टर आप यूज कर सकते हो, जैसे मूविंग फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अनदर, ठीक है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब मैंने लिखा है मूविंग फर्दर देयर वॉज ओनली 400 जॉब्स एनकाउंटर्ड इन, अब मैं किस ईयर पे आ गई हूँ, 2009, अब मैं किस ईयर पे आ गई हूँ गाइस, 2009 में मैं आ गई हूँ इस ईयर में, ठीक है। इन ईयर सॉरी, देयर वाज ओनली कितना, देयर वाज ओनली 400 जॉब्स हैं सिर्फ एनकाउंटर्ड इन किसमें, ट्रैवल एंड टूरिज्म में इन 2009। अब मैंने इस ईयर में दिया है 2009 में ट्रैवल एंड टूरिज्म में, यानी कि लास्ट वन वाले में, इस वाले में येलो वाले में कितना है, सिर्फ 400 जॉब्स हैं भाई, इसमें सबसे कम है, ठीक है। 400 जॉब्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इन 2009 विच वाज लेड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, विच वॉज लेड बाई ऊपर क्या दिया था मैंने, फॉलोड बाई वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर, नीचे मैंने क्या दिया है, लेड बाई वाला। लेड बाई का मतलब क्या होता है, फॉलोड बाई में जैसे कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, यानी कि मेरे जैसा है बट मेरे मतलब इक्वली नहीं है, फॉलो कर रहा है मुझे, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1400 हूं तो मेरे से थोड़ा सा ही कम है, मेरे से थोड़ा सा ही पीछे है। अब लेड बाई का मतलब होता है कि वो अगर मतलब मेरे से वो थोड़ा सा आगे है ना, यानी कि मैं पीछे हूं वो आगे है, यानी कि लेड बाई, ठीक है। मैं उसको लेड कर रही हूँ, यानी कि वो मुझे लेड कर रहा है, यानी कि मुझसे ज्यादा है ना कि मुझसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो ज्यादा होता है वो पहले आता है, और जो कम होता है, सॉरी, जो कम होता है वो पहले आता है, एंड जो ज्यादा होता है वो बाद में आता है, दैट इज कॉल्ड लेड बाई वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देयर वाज ओनली 400 जॉब्स एनकाउंटर्ड इन इतना लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म इन 2009 विच वाज लेड बाई, यानी कि जो लेड बाई किया गया है किसके द्वारा, द नंबर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस्ड इन स्पोर्ट्स एंड लेजर प्रोफेशन, जो किस वाले प्रोफेशन में है, स्पोर्ट्स वाले में, इस वाले प्रोफेशन से, यानी कि ये देखो ये ज्यादा है ना, तो पहले किसका नंबर दिया हमने, जो कम है उसका नंबर दिया, यानी कि येलो वाले का देके हमने फिर उसको इसके बाद क्या यूज किया, विच वाज लेड बाय द नंबर ऑफ, यानी कि इसको सरपास कर रहा है, ठीक है। जॉब्स एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स एंड लेजर प्रोफेशन, चलो भाई हो गया, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 600, यानी कि बाद वाली वैल्यू हमने ज्यादा वाली वैल्यू जो है वो हमने बाद में लिखी है, कम वाली वैल्यू
पहले लिखी है। फॉलोड बाय में सिंपली होता है, फॉलोड बाय में ज्यादा वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। सिंपल सा रूल याद रखना, फॉलोड बाय में ज्यादा वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, कम वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। जबकि लेड बाय में कम वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और ज्यादा वाली वैल्यू बाद में लिखी जाती है। सिंपल, ठीक है। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली कितना था, 600। अब ये हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, जिसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होती उसको कभी भी ऐसे मत लिखो दैट वाज 600, नो। हमेशा उसको इन वर्ड्स से रिलेट करते हुए लिखो, क्लोजली, नियरली, अप्रोक्सीमेटली, अबाउ, ठीक है। इन वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए लिखो। वाइल्स्ट द नंबर ऑफ जॉब्स which was noticed in hotel sector in year 1994। 1994 में जो होटल सेक्टर, यानी कि अब मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, 1994 में होटल सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। was while it was noticed, ये नोटिस किया गया था भाई होटल सेक्टर में इन ईयर 1994 में। ये चीज नोटिस की गई थी कि होटल सेक्टर में was about जॉब्स का जो नंबर था वो was about 2 times higher than the jobs related to sports and leisure। jobs related to ओके तो जो यहाँ पे, यस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 छूट गया था। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली विच वॉज नोटिस्ड इन होटल सेक्टर इन 1994। यहाँ पे मैंने ट्वाइस, 2 टाइम्स वाला स्ट्रक्चर यूज करा है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताए हुए हैं। प्लीज वो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार जरूर ध्यान से देखिए, बहुत हेल्प होगी आपको टास्क 1 को लिखने में। तो वॉज अबाउट 2 टाइम्स हायर, यानी कि दुगना है इससे। किससे, जो होटल सेक्टर वाली जॉब है 1994 में वो दुगनी है देन द जॉब्स, कंपैरिजन किया हुआ है मैंने, देन द जॉब्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड लेजर। जो स्पोर्ट्स एंड लेजर वाली जॉब है ना इन द लास्ट ईयर, यानी कि 2009 का कंपैरिजन किया हुआ है मैंने, 1994 का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। कि जो जॉब्स होटल सेक्टर से, सी होटल सेक्टर में 1400 है ना इसमें अबाउ, ठीक है। और इसमें कितनी है 2009 में, 2009 में कौन से वाले में, स्पोर्ट्स एंड लेजर वाले में। देखो ये वाली कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, स्पोर्ट्स एंड लेजर, ठीक है। इस वाली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ये कितनी है, ये देखो ये लगभग है 600 700, यानी कि लगभग कितनी हुई, वो दुगनी हुई ना। होटल इंडस्ट्री की जॉब दुगनी हुई है किससे, स्पोर्ट्स एंड लेजर वाली से, ठीक है। किस कौन से ईयर में, मैंने 2 ईयर का स्पेसिफिकली अलग अलग ईयर का दिया है, ठीक है। यानी कि मैंने 1994 से कंपैरिजन किया है ईयर 2009 का, ठीक है। कि 1994 में जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड करती हुई जॉब है वो दुगनी है किससे, 2009 में जो स्पोर्ट्स एंड लेजर वाली जॉब है, ठीक है, उससे दुगनी है। तो सिंपली मैंने लिख दिया was about 2 times higher than the jobs related to sports and leisure in the last year, ठीक है। मैं क्यों अपने ईयर बार बार रिपीट करूं, तो मैंने लिख दिया in the last year, ठीक है। अब this with regards to is also a kind of sentence structure with regards to hotels and games leisure, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू होटल्स एंड, मैंने 2 एक्टिविटीज की बात करी है, एक तो होटल की यहाँ पे और एक स्पोर्ट्स एंड लेजर की, यानी कि ये बीच वाली रेड वाली और जो ग्रे वाली दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स सिंपली दे दिया मैंने, नंबर ऑफ जॉब्स वाज अप्रोक्सीमेटली 12,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली इन द ईयर 1999, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब्स कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 1200, ठीक है, विद रिगार्ड्स टू होटल। और ये 1999 की बात हो रही है, यानी कि इस ईयर की बात हो रही है गाइस, ठीक है। तो ये कितना था भाई, विद रिगार्ड्स टू होटल एंड गेम्स लेजर 1990 में रेड वाले की बात मैं कर रही हूँ और इस वाले की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरी किसकी बात कर रही हूँ, स्पोर्ट्स एंड लेजर, इस वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। विद रिगार्ड्स टू, सिंपल है, होटल्स एंड गेम्स लेजर, नंबर ऑफ जॉब्स वाज अप्रोक्सीमेटली 12,000 है ना, ये देखो सी 12,000 was approximately 12,000 and approximately, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, and 1,000 respectively। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि respectively हम अपना डेटा सीक्वेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस बात का प्रूफ होता है, ठीक है। इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरा डेटा जो है वो इसी सीक्वेंस में है, जैसे कि मैंने ऊपर दिया हुआ है, होटल एंड लेजर, ठीक है, होटल एंड स्पोर्ट्स, गेम्स को मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स एंड लेजर।
ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड गाइस। और मैंने इस तरीके से अपना डेटा जो है वो कंप्लीट किया है, कंपैरिजन, रेलिवेंट कंपैरिजन करते हुए। और देखिए मैंने अपना सारे ही ईयर्स को, लगभग सभी ईयर्स से कुछ कुछ उठाया है, सभी ईयर्स का मैंने कुछ ना कुछ मेंशन किया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड प्लीज यूज इट इन योर while writing your task 1. It is very beneficial for you to use all the kind of sentence structure in your IELTS writing task 1. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. एंड ये सॉरी, वन थिंग मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी लास्ट में। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने यूज किया है ना, द नंबर ऑफ जॉब्स, कौन से मैं आपको दिखा सकती हूँ, यस, जैसे कि मैंने यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, वाइल्स द नंबर ऑफ जॉब्स विच वॉज नोटिस्ड इन। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये तो जॉब्स है यार, ये मैंने वॉज क्यों यूज किया, मैंने वर्क क्यों नहीं यूज किया है। यहाँ पे बहुत बच्चे की मैंने राइटिंग देखी है, बहुत बच्चों की जब मैं राइटिंग चेक करी है तो उसमें होता है कि यहाँ पे ना वो जॉब्स है तो सोच लेते हैं कि भाई यहाँ पे वर आएगा, ऐसे ही होता है ना, वो सोचते हैं कि यहाँ पे वर आएगा, जॉब्स विच वर नोटिस्ड। अब ये कंसीडर करने वाली बात है, इसको ध्यान में प्लीज रखिए। वाइल्स द नंबर ऑफ जॉब्स, जो मैं ये नंबर है ना, इसके लिए अपनी वर्ब यूज कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम यहाँ पे नंबर कर रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर, नंबर इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लूरल थिंग। ठीक है, तो मैं इस नंबर की जगह यहाँ पे वॉज यूज कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपली द जॉब्स, जॉब्स यूज करती ना, द जॉब्स, ठीक है, द जॉब्स, लेकिन क्योंकि हमें टास्क 1 में ना जो मेन चीज है हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वर्ब्स को यूज करना होता है प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो नंबर है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, वॉज, ना कि वर। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब है मैं इस नंबर के लिए यूज कर रही हूँ, जॉब्स के लिए नहीं यूज कर रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं यूज करती हूँ द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, विच, द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉज। ठीक है, हु वर नहीं आएगा क्योंकि मैं सिंपली प्रपोर्शन के लिए, उस रेशियो के लिए वॉज या वर का यूज करूंगी, ना कि आगे जो दिया हुआ मेरा वर्ड है, ठीक है, उससे उसको देखते हुए मैं यूज करूंगी। तो प्लीज ये सारी छोटी छोटी चीजें आप अपनी राइटिंग टास्क 1 या टास्क 2 लिखते हुए प्लीज ध्यान में रखना। ग्रामेटिकली भी चेक किया करो, प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है, चाहे टास्क 1 हो या टास्क 2 हो। होप you like the video. Please subscribe my channel if you like the video, and I will share more videos with you. Thank you for watching.